This is NDTV. And you're watching NDTV Prime. In association with Micromax. Nothing like anything. प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि ईश्वर। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी पर और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जा सकते हैं। चलिए एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। दिल्ली के लुटियंस बंगलो जोन की सीमा घटाने पर सरकार कर रही है विचार। लुटियंस जोन से निकलने वाले क्षेत्रों में निर्माण की शर्तें नरम होंगी। रिहायश या निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और खरीदारों के बाद बिल्डर भी उठाने लगे हैं सोशल मीडिया का फायदा। दिल्ली के बीचों बीच हरियाली से भरपूर साफ सुथरी सड़कों और एकड़ों पर फैले बंगलों वाले लुटियंस जोन अब वो सिकुड़ने वाला है। 1484 स्क्वायर किलोमीटर में फैली दिल्ली का महज 1.5% है लुटियंस बंगलो जोन, यानी कि 23 किलोमीटर। इसका दायरा है 3000 एकड़। लेकिन अब शहरी विकास मंत्रालय दिल्ली अर्बन आर्ट्स कमीशन यानी DUAC की सिफारिशों पर गौर कर रहा है, जिनके मुताबिक इस इलाके से बंगाली मार्केट, गोल्फ लिंक्स, सरदार पटेल मार्ग, पंचशील मार्ग, जोरबाग, मंदिर मार्ग के कुछ हिस्से, अशोका रोड, सुंदर नगर और चाणक्यपुरी के कुछ हिस्से इन्हें निकाल दिया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित ओबरॉय, जो कि नेशनल डायरेक्टर हैं वैल्यूएशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज कॉलियर्स इंटरनेशनल इंडिया के, और प्रोफेसर GH अंसारी हैं, जो कि टाउन एंड कंट्री प्लानर हैं और फॉर्मर डायरेक्टर हैं स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुरुआत अंसारी साहब आपके साथ करना चाहेंगे। ये इलाका अगर जो हम कह रहे हैं कि अब निकाला जाएगा लुटियंस जोन से, क्या फ़ायदा इसका सीधा पड़ेगा दिल्ली के रियल एस्टेट पर? ये सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि वहाँ के ऊपर जो ज़मीनें इस वक्त लॉक्ड हैं, जिसके ऊपर ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो सकता, जैसे कि आपने भी बताया कि डेंसिटीज़ बहुत लो हैं, वहाँ के ऊपर एडिशनल स्पेस हम कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे, जिसका मतलब ये है कि एडिशनल स्पेस फॉर ऑफिसेज एंड एडिशनल स्पेस फॉर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़। अब है ऐसा कि ये जो ज़मीनें हैं वो दिल्ली के अंदर अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा अच्छी लोकेशंस हैं, यानी हायर लैंड्स के ऊपर हैं, जहाँ पे फ्लड्स का कोई प्रॉब्लम नहीं, जहाँ के ऊपर वाटर सप्लाई, सीवरेज, ड्रेनेज बहुत आसानी से प्रोवाइड किया जा सकता है, और जहाँ के ऊपर लैंड वैल्यूज़ इतनी ज़्यादा हैं, यानी एक नेशनल कैपिटल जो मेगा सिटी भी है, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शहर भी है, उसकी सेंट्रल लोकेशन में आप इमेजिन कर सकते हैं कि लैंड वैल्यूज़ कहाँ के ऊपर होगी, और उस ऐसी ज़मीन को अंडर यूटिलाइज़ करना मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा अक्लमंदी का काम नहीं है। तो इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि जैसे ही ये अड़चनें दूर होंगी, इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे रियल एस्टेट डेवलपमेंट होगा और बहुत एडिशनल स्पेस क्रिएट होगी और इसकी डेंसिटी बढ़ेगी और इसका बेहतर यूटिलाइजेशन इस ज़मीन का हो सकेगा, जो होना चाहिए मेरे ख्याल में। जी अमित, आपको क्या लगता है कि किस तरह की डेवलपमेंट हम देखेंगे अगर ये वाकई में होता है तो? ये प्राइम एरियाज़ हैं, यहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया है ज़्यादातर, कुछ कुछ एरिया में कमर्शियल डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये प्राइम एरियाज़ है, जब ये खुल जाएंगे और एक बार रूल आता है तो पता चलेगा कि क्या यहाँ पे FAR बढ़ेंगे या जैसे नॉर्मल FAR हैं बाकी रेजिडेंशियल एरियाज़ में वैसे ही रहेंगे। अगर नॉर्मल है तो जो बड़े प्लॉट्स होंगे उसमें आप बिल्डर फ्लोर या अपार्टमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जो छोटे हैं वो निजी रिहायशी इलाके रहेंगे। जी अमित, क्या अफोर्डेबिलिटी को वहाँ देखते हुए आपको क्या लगता है कि
क्या वहाँ की जो प्रॉपर्टी खुलेगी तो उसकी मांग किस तरह की होगी? देखिए, सेंट्रल दिल्ली के काफ़ी मांग हमेशा रहती है, वहाँ पे बहुत डिमांड होती है, सप्लाई बहुत लिमिटेड है, तो ये एरिया प्राइम है और यहाँ पे प्राइसेस तो हमेशा ही हाई रहते हैं। तो पर स्क्वायर फीट प्राइस ज़्यादा चेंज नहीं होगी, पर ज़मीन की जो कीमत है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि अब आपने डेवलपेबल एरिया जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। अंसारी साहब, आप क्या मानते हैं कि जो लुटियन जोन बना के रखा हुआ है और बंगलोज़ के ऊपर जिस तरह की इस वक्त हिदायतें हैं कि आप इतना नहीं बढ़ा सकते, यहाँ पे ये नहीं कर सकते, कई जगह पे तो कंस्ट्रक्शन अब आप बिल्कुल ही नहीं कर सकते, चेंज करने में भी आपको काफ़ी परमिशंस लेनी पड़ती हैं, तो क्या ये आज के ज़माने में जब दिल्ली के ऊपर इतना बोझ बढ़ गया है, इंसानी बोझ बढ़ गया है, क्या ये थोड़ा सा अब आउटडेटेड हो गया है? हाँ, आउटडेटेड तो हो गया है, मगर हेरिटेज को प्रिजर्व करने की भी एक इम्पोर्टेंस होती है। मगर हेरिटेज का जो इशू है उसको बहुत ज़्यादा ओवरडू नहीं करना चाहिए। जो बहुत ही क्रिटिकल एरियाज़ हैं हमारे हेरिटेज के लिए, उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रिजर्व कर सकें वो उतनी कोशिश होनी चाहिए। बाकी कुछ ऐसे एरियाज़ रिकॉग्नाइज़ करने चाहिए जहाँ के ऊपर आप बहुत ज़्यादा हाई राइज़ की इजाज़त न दें, 3-4 फ्लोर मैक्सिमम, ताकि वो एक अच्छा ग्रीन एरिया है, खूबसूरत एरिया है, जो अभी तक अर्बनाइजेशन के प्रेशर से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। वहाँ की लिविंग स्टाइल को अगर हम मेंटेन कर सकें तो हम कम से कम कहने के लायक होंगे कि हमारे दिल्ली में भी ऐसे हिस्से हैं जहाँ के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप क्या कहेंगे वहाँ पर अंसारी साहब, क्योंकि अभी सड़कें वहाँ ऐसा नहीं है कि बहुत चौड़ी हैं, 2 लेन की एक तरफ की सड़क है और कुल मिला के 4 लेन की ही सड़क है, और वहाँ चौड़ा करना भी थोड़ा कम ही लगता है क्योंकि वहाँ पे फुटपाथ भी चौड़े हैं, फिर ग्रीन बेल्ट भी है और काफ़ी एक प्लान्ड इलाका है, तो क्या वहाँ पे मकान बढ़ेंगे? क्या आपको लगता है कि इसका असर पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पर? बिल्कुल, जैसे ही स्पेस बढ़ाया जाएगा, बिल्ट स्पेस बढ़ेगा, नेचुरली वहाँ के ऊपर चाहे वो ऑफिस पॉपुलेशन हो या घर में रहने वालों की हो, रेजिडेंशियल पॉपुलेशन का प्रेशर तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बढ़ेगा। और हमारी ये सबसे ज़्यादा कमज़ोरी प्लानिंग में रही है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान नहीं देते, FAR बढ़ा देते हैं, डेंसिटी बढ़ा देते हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपेंशन होना चाहिए वो नहीं होता, और उसकी वजह से हमारी ट्रैफिक की प्रॉब्लम मल्टीप्लाई हो जाती हैं, वाटर सप्लाई, सीवरेज, ड्रेनेज के ऊपर इफेक्ट आता है। और ये सब चीज़ें अगर सिंक्रोनाइज़ करके की जाएँ तो बहुत अच्छा है, वरना फिर तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। अमित, पिछले सालों में हमने कितना वहाँ पर डेवलपमेंट देखा है, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि वहाँ पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो क्या पैटर्न रहा है वहाँ पर? अगर आप समझें लुटियंस बंगलो जोन के जो नियम हैं, वहाँ पे जो नॉर्म्स बोलते हैं कि जो आपकी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग थी उसका फुटप्रिंट और उसकी हाइट के हिसाब से ही आप नई बिल्डिंग बना सकते हैं। तो ज़्यादातर जो बने हैं वो निजी रहने के लिए बने हुए हैं, बंगलो ही बने हैं। अब जब हम ये डेवलपमेंट नॉर्म्स खोल देंगे तो यहाँ पे ज़्यादा हाइट की बिल्डिंग्स बन सकेंगी, और अगर ये दिल्ली के कल्चर और दिल्ली के कैरेक्टर को चेंज नहीं करता है तो आप इसको बनाना चाहिए मेरे हिसाब से। आप क्या मानते हैं अंसारी साहब कि किस तरह का कैरेक्टर वहाँ पर रखना ज़रूरी है, और किन बातों का ख्याल अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को रखना होगा कि वहाँ का जो कैरेक्टर है, जिसे कहते हैं, जो जिसके बारे में हम बार बार बोल रहे हैं, या जो लुक है, जो फील है, वो बदले ना? हाँ, मेरे ख्याल में तो एकदम ओपन आउट नहीं करना चाहिए। कुछ जो कोर एरियाज़ हैं बेंगलोर जोन के, जो अब श्रिंक होने के बाद रह जाएंगे, उनके अंदर बिल्डिंग की रिस्ट्रिक्शंस तो होनी चाहिए। एग्जिस्टिंग फुटप्रिंट्स के ऊपर भी आप कहें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर कुछ वहाँ पे बेंगलोर ऐसे हैं जिनके अंदर इतनी बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं जिसमें बाकायदा वहाँ पे रहने वाले मिनिस्टर उसमें खेती करते हैं, गाय भैंस पालते हैं, डेयरी है और क्या क्या है। तो इस तरह की चीज़ों को, इस तरह की ज़मीन के ऊपर मेरे ख्याल में बड़ा अनइकनॉमिकल यूज़ है। तो उस तरह की ज़मीनों को आइडेंटिफाई करके अगर उसके ऊपर 4 फ्लोर के फ्लैट्स बना दिए जाएँ, आजकल MPs की तादाद भी बढ़ गई है, राज्यसभा में बढ़ती है, तो उनके लिए एडिशनल बेंगलोर्स की डिमांड, फ्लैट्स की डिमांड है। बेंगलोर्स का तो मेरे ख्याल में आइडिया पुराना हो चुका है, अब जो नए बने वो फ्लैट्स बने, और ताकि उस ज़मीन को बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए। और उसके साथ साथ ये भी ना हो कि उस एरिया के अंदर जहाँ ग्रीनरी है, ऊपर से अगर आप देखें तो पेड़ ही पेड़ नज़र आते हैं, उसके ऊपर से कंक्रीट का जंगल
उभर के आना नज़र आने लगे, वो बात अच्छी नहीं होगी। अमित, हालांकि हम अगर इस लिस्ट को देखें तो इसमें निजी कॉलोनियाँ ज़्यादा हमें दिख रही हैं और सरकारी बंगलोज़ वाले इलाके शायद कम इफ़ेक्ट होंगे इससे। सरकारी बंगलोज़ जो हैं वो ज़्यादा एरिया अपने अंदर रखे हुए हैं। क्या अब वक्त आ गया है कि उनके भी रीडेवलपमेंट के बारे में सरकार सोचना शुरू कर दें? मेरी राय तो ये है कि उनकी भी रीडेवलपमेंट होना चाहिए। वो पुरानी बंगलोज़ हैं, उनको मॉडर्न बनाया जाए, मॉडर्न नॉर्म्स की तरह यूज़ किया जाए उनको भी, क्योंकि अगर आप देखें दिल्ली में स्पेस की बहुत डिमांड है और बहुत कम एरिया है और इसको अच्छे से डेवलप करना चाहिए। ये हार्ट ऑफ दिल्ली है, हर किसी भी शहर में देख लें, हार्ट ऑफ दिल्ली, हार्ट ऑफ द सिटी में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। स्पेस रिस्ट्रिक्शन को देखते हुए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस तो बिल्कुल होना चाहिए। यही आशा करते हैं। लेकिन अमित, एक बार फिर से अगर हम कीमतों की तरफ बढ़ें, पैसे की तरफ बढ़ें, तो ये इलाके अगर खुलते हैं तो हम किस तरह की कीमतें देख रहे हैं इस वक्त, और क्या कोई असर कीमतों पर पड़ने की उम्मीद है? ये जो एरियाज़ आपने बताए हैं दिल्ली के पॉश एरिया में से हैं, यहाँ पे कीमतें सबसे ज़्यादा हैं पूरे दिल्ली में। अगर देखें, अगर ये खुल जाएंगे तो ज़मीन की कीमत डेफिनेटली ऊपर बढ़ेगी, क्योंकि आप उस पर डेवलपेबल एरिया काफ़ी बढ़ा देंगे इस पर, तो ये कीमतें काफ़ी बढ़ जाएंगी इस एरिया में ज़मीन की। पर स्क्वायर फुट जो अपार्टमेंट का है रेट, वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा मेरे हिसाब से। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह प्रोवाइड करें तो ये और भी पॉश बन सकते हैं। लेकिन अगर सेंट्रल दिल्ली में, इस पॉश इलाके में जहाँ सब हर पैसे वाला मकान चाहता है, अगर यहाँ पर लैंड खुलता है और यहाँ पर अगर जगह मिलती है, तो आपको लगता है कि दूसरे जो पॉश इलाके रहे हैं दिल्ली के, साउथ दिल्ली हो गया या वेस्ट दिल्ली हो गया, क्या इन पर कोई असर आएगा? दिल्ली में पॉश एरियाज़ की या किसी भी एरिया की डिमांड बहुत ही ज़्यादा है, तो मेरे हिसाब से तो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इन एरियाज़ में। अच्छा है खुल जाए, थोड़ा सा डिमांड जो है वो यहाँ पर यूज़ हो सकता है, तो मेरे हिसाब से कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। अंसारी साहब, आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से इंश्योर किया जा सकता है कि अगर ये इलाके खुलते हैं, ख़ास तौर पे निजी कॉलोनियों वाले इलाके, उनकी वो हालत ना हो जो अब दिल्ली के बंगलोज़ के आगे हो गई है। किसी ज़माने में वो भी कोठियाँ होती थी, उनमें भी एक एक मकान होते थे, एक एक परिवार रहता था, लेकिन आज पार्किंग के ऊपर झगड़े हो रहे हैं, लोग एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, किसी के पास कोई जगह नहीं रह गई है। तो किस तरह से ये सुनिश्चित किया जा सकता है? देखिए, इसमें एक चीज़ जो मैं बताऊंगा कि ये इस एरिया के अंदर जो गवर्नमेंट के एरियाज़ नहीं है, जो प्राइवेट एरियाज़ हैं, उसमें ज़्यादा चेंज जो आएगा, उसमें मेरे ख्याल में ऑफिसेस की लोकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जो ऑफिसेस के लिए किसी लोकेशन की जो प्रेस्टीज वैल्यू होती है, अगर आप किसी से कहेंगे मेरा ऑफिस कैनॉट प्लेस में है या उसके आसपास के एरिया में है, तो वैसे उसका एडवर्टाइजमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है। तो उस एरियाज़ के अंदर जब ऑफिसेज आएंगे, मल्टी स्टोरी डेवलपमेंट होगा, तो वहाँ बिल्कुल बेसिक नॉर्म ये होना चाहिए, ऑल पार्किंग शुड गो अंडरग्राउंड। 2 फ्लोर 3 फ्लोर जितने की ज़रूरत है, आप उसको अंडरग्राउंड पार्किंग बनाइए। ये बात हमने अभी तक बहुत ज़्यादा अपनाई नहीं है, मगर आगे के ज़माने का यही एक दस्तूर होना चाहिए कि जितनी भी पार्किंग है उसके लिए नए डेवलपमेंट में सारा कुछ अंडरग्राउंड जाना चाहिए। और चूँकि ये एरियाज़ दोबारा से डेवलप होंगे, इनके खुलने के बाद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि हम इस तरह के नॉर्म्स इन्फोर्स कर सकें। लेस कवर्ड एरिया ऑन ग्राउंड, मे बी हायर बिल्डिंग्स, बट ऑल पार्किंग अंडरग्राउंड। जी बिल्कुल, तो बहुत ज़रूरी है कि जो नॉर्म्स हैं वो बहुत सोच समझ के तय किए जाएं इन इलाकों के लिए, क्योंकि ऐसा इलाका है जो कि दिल्ली की शान है, जिसे देख करके जो भी आता है दिल्ली वो यही कहता है कि एक इंटरनेशनल सिटी, और इंटरनेशनल ही नहीं, एक बहुत ही कल्चरल और हेरिटेज सिटी का लुक देता है। अगर वहाँ पर अगर आप बदलाव कर रहे हैं तो बहुत सोच समझकर बदलाव करने की ज़रूरत है, कहीं पैसे की भूख इस जगह को ना निगल जाए। आप दोनों स्टूडियो में आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वक्त है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रॉप इक्विटी की हेड ऑफ ऑपरेशंस वैशाली पावा। वैशाली, स्वागत है आपका स्टूडियो में। थैंक यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले कॉलर हमारे जो हैं वो हैं प्रभात कुमार। प्रभात, पूछिए क्या सवाल है आपका। जी अंजलि, मेरा बजट 35 लाख का है और मैं समवेयर इन गाजियाबाद में रेडी टू मूव इन में फ्लैट ढूंढ रहा हूँ। जी ज़रूर। आजकल वैसे हम कहें तो
रेडी टू मूव इन ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये मार्केट में उनका जो एक ट्रस्ट फैक्टर कम होता जा रहा है, उसका असर लग रहा है। फिलहाल आपको क्या लगेगा कि इन्होंने कुछ हमें ऑप्शंस भी दिए थे, VVIP एड्रेसेस इन्होंने देखा था, KW सृष्टि और MAIA मार्वल ये भी देखा था। तो पहले तो आप इनके इलाके की चॉइस के बारे में क्या सोचती हैं और जो प्रोजेक्ट्स इन्होंने सुझाए हैं उनके बारे में क्या सोचती हैं? प्रभात जी, आपने राजनगर एक्सटेंशन का चुनाव किया है। रिहाइश के लिए आपने एक क्षेत्र चुना है, तो उस हिसाब से अच्छा क्षेत्र है, क्योंकि एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप है जो एक स्मॉल ग्रुप ऑफ डेवलपर्स ने डेवलप करी है। रिहायशी इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इस क्षेत्र का सबसे स्ट्रॉन्ग है। काफ़ी ऑप्शंस आपको मिलेंगे रेडी टू मूव इन, जो आपकी खास रिक्वायरमेंट है, और साथ में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे। अगर क्षेत्र को देखें तो नेशनल हाईवे 58 पे स्ट्रेटिजिकली लोकेटेड है और 4 किलोमीटर दूर है ये न्यू गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन से, तो कनेक्टिविटी के तौर पे ये स्ट्रॉन्ग मार्केट है। आइए कुछ और आंकड़े आपके साथ शेयर करें राजनगर एक्सटेंशन के। अपार्टमेंट्स जो मिड सेगमेंट में हैं उनके आंकड़े हैं ये। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स यहाँ 72 हैं। टोटल सप्लाई 32,090 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट्स 11,780 हैं और इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 30 महीनों की चल रही है। मिड सेगमेंट के औसत दाम 3,050 रुपये पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं। अफोर्डेबल मार्केट है ये। दामों में बढ़त देखें अगर गाज़ियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन में, तो पिछले 2.5 सालों में करीब 21% तक की बढ़त नज़र आई है, जिससे जो रिटर्न्स यहाँ के इन्वेस्टर्स को मिले हैं 8 से 9% तक के रहे हैं। अब आते हैं आपके प्रोजेक्ट्स पे जो आपने खुद चुने हैं और हमने उन पे पूरी एनालिसिस करी है। सबसे पहला प्रोजेक्ट जो आपने चुना था वो है VVIP होम्स का VVIP एड्रेसेस, जो राजनगर एक्सटेंशन में 3,500 रुपये पर स्क्वायर फुट पे आप ले सकते हैं। डेवलपर से ले सकते हैं 2 BHK की 935 या फिर 1045 स्क्वायर फुट की यूनिट का चुनाव आप कर सकते हैं। 2016 में ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। करीब 25 एकड़ के लैंड एरिया पे इसे बनाया जा रहा है। 3 फेजेस में इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया गया है। कुल मिला के 22 टावर्स हैं, हाई राइज स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं, ग्राउंड प्लस 14 स्टोरीज के। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है ये इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स। फ़ेज़ 1 इसका रेडी और डिलीवर हो चुका है। फ़ेज़ 2 जो है ये इसी दिवाली तक आप पोजेशन के लिए आ जाएगा, और फ़ेज़ 3 एडवांस स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन तक पहुंच चुका है। तो काफ़ी हद तक कोई एग्जीक्यूशन रिस्क नहीं है इस प्रोजेक्ट में। हमारी राय में ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट चुना है आपने ज़रूर इसको चुन सकते हैं। जो दूसरा प्रोजेक्ट आपने शॉर्टलिस्ट किया है राजनगर एक्सटेंशन में KW ग्रुप का KW सृष्टि, 3,300 रुपये पर स्क्वायर फुट पे डेवलपर से उपलब्ध है। 2 BHK की 1040 स्क्वायर फुट की यूनिट है, आप ख़रीद सकते हैं। 2016 में ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा अगले साल। इसमें अगर प्राइस अप्रिसिएशन देखें तो काफ़ी अच्छी रही है, करीब 14 से 15% तक की प्राइस अप्रिसिएशन भी देखी गई है जब से ये लॉन्च हुआ था। करीब 10.5 एकड़ पे 11 टावर्स बनाए जा रहे हैं, ग्राउंड प्लस 14 स्टोरीज़ के। टावर्स वेरियस स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन तक पहुँच चुके हैं। फ़ेज़ 1 में 4 टावर्स हैं जो हैंड ओवर हो चुके हैं, 3 जो हैं वो एंड ऑफ द ईयर तक हो जाएंगे, और बाकी जो 4 टावर्स बचेंगे वो अगले साल के एंड तक आपको मिल जाएंगे। हमारी राय में ये भी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट आपने चुना है। इसका काफ़ी कंपेरेबल है ये आपकी पहली चॉइस से, ये इसको भी आप चुन सकते हैं। थर्ड प्रोजेक्ट जो आपने शॉर्टलिस्ट किया है वो राजनगर एक्सटेंशन में है MAIA डेवलपर्स का MAIA मार्वल। 3,200 से 3,400 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे डेवलपर से मिल रहा है। 2 BHK की 1060 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2015 में ये तैयार हो जाएगा। ये एक छोटा प्रोजेक्ट है, 1.5 एकड़ के एरिया में एक स्टैंड अलोन टावर बनाया जा रहा है, ग्राउंड प्लस 14 स्टोरीज़ की हाइट का। हर फ्लोर पे करीब 7 यूनिट्स दी जाएंगी। रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है। कुछ परिवार अभी इन द प्रोसेस हैं मूव इन करने के, लेकिन इसकी जो लोकेशन है वो थोड़ी इंफीरियर है। मेरठ बाईपास रोड से ये करीब 5 किलोमीटर की दूरी पे है NH 58 पर। तो हमारी राय में, क्योंकि आपने बाकी 2 प्रोजेक्ट्स जो चुने हैं वो इससे बेहतर हैं, हमारी राय में हम आपको एक रैंकिंग दे सकते हैं। हम सबसे पहले VVIP होम्स आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा, जिसका प्रोजेक्ट है VVIP एड्रेसेस। उसके बाद आप अगर एक और चॉइस करना चाहें तो KW सृष्टि है। MAIA मार्वल, क्योंकि लोकेशन थोड़ी इंफीरियर है, आप अवॉइड कर सकते हैं। तो वैशाली, इसके अलावा भी जो इन्होंने अपनी चॉइसेस भेजी हैं, इसके अलावा भी क्या आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो इन्हें सजेस्ट करेंगे?
जी हाँ, बिल्कुल, हम भी आपके लिए एक चुनाव करके लाए हैं राजनगर एक्सटेंशन में गॉरसन्स इंडिया लिमिटेड का गौर कैस्केड्स। ये भी आप देख सकते हैं 3095 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे डेवलपर से उपलब्ध है। 2 BHK की 1020 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। प्रोजेक्ट को देखें तो NH58 से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे है। 10.5 एकर्स पे 9 हाई राइज टावर्स बनाए गए हैं इसके भीतर। मेरठ बाईपास रोड पे ये लोकेटेड है, करीब 2.5 किलोमीटर दूर NH58 से, और कंस्ट्रक्शन इसकी फिनिशिंग स्टेजेस तक पहुंच चुकी है। डेवलपर प्रॉमिस कर रहे हैं कि इस साल के एंड तक ये आपको मिल जाएगा प्रोजेक्ट, तो आप इस प्रोजेक्ट को भी देख सकते हैं। तो आपकी तीनों प्रोजेक्ट्स जो ऑप्शंस आपने हमें दिए थे उस पर राय तो दी ही, साथ ही आपके लिए एक और ऑप्शन लेके आए हैं गॉरसन्स इंडिया का गौर कैस्केड। चलिए फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप लोग कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि वैशाली हमारे साथ हैं और आगे भी आपके खरीदने और बेचने की जितनी भी प्रॉपर्टी को लेकर उलझन है उनको सुलझाएंगी, आपके सवालों के जवाब देंगी। लेकिन आपको ये भी बता दें कि हमारी तरफ से आपके लिए एक नई पेशकश भी है, हमारा प्रॉपर्टी ट्रैकर, जिसमें हम आपको बताते हैं कौन से हैं नए लॉन्चेस आपके इलाके में और कौन सा बिल्डर क्या लेकर आया है। तो आइए देखते हैं आज क्या है प्रॉपर्टी ट्रैकर में।